Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen, and today we are going to study a very interesting topic of atomic spectra, and that is inner shell transitions and characteristic X-rays. इनर शेल ट्रांजिशंस हमने बात की, बार बात की, बोहर एटॉमिक मॉडल में भी बात की कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर जो है वो किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और फिर जब वो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वापस आता है तो उसके बाद उसकी वो जो इनर शेल ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से वो रेडिएशन यानी फोटोन इमिट कर सकता है। ठीक है, एक एनर्जी का फोटोन इमिट कर सकता है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो इनर शेल ट्रांजिशंस की वजह से किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, मखसूस एक्सरेज हम कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं ड्यू टू द इनर शेल ट्रांजिशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, एक्साइट होकर कोई ना कोई एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके जाता है ना, ऐसे ही तो वो एक्साइट नहीं हो जाता। एक्साइट होने के लिए भी उसे कितनी कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, और फिर वो जब डी एक्साइट होता है, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि ये एक आपका ये देखें KLMN शेल्स हैं उसके इर्द गिर्द, एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो उसकी ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, जो कि उसकी के शेल को शो कर रहा है इस वक्त, जब आप इसको कोई एक्सटर्नल कोई देंगे, कोई करंट इस पर फॉल कराएंगे या फिर कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे, कोई फोटोन आपने इसके ऊपर लाइट का फॉल कराया जिसकी वजह से ये एक्साइट हुआ है और एक्साइट होकर किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब वो हायर एनर्जी स्टेट एल स्टेट भी हो सकती है, एम स्टेट भी हो सकती है, एन स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, यानी ये देखेंगे इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आप या फिर इस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही फॉल करा रहे आप इसको एक्साइट कराने के लिए, और जब आपने इस पर इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल कराएंगे तो ये एक्साइट होने के बाद ये जो आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इसमें से बिल्कुल ही इसकी स्टेट में से बाहर चला जाएगा, या ये इस तरह से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। यानी आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इससे आके स्ट्राइक करेगा इंसिडेंट हाई एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देगा इसको। ठीक है, अपनी एनर्जी देके ये बाहर चला गया, ये बिल्कुल ही आयनाइजेशन हो गई ना। फिर तो जब आयनाइजेशन हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन ये इन सारे शेल्स को KLMN इन सारे शेल्स को छोड़ के ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले इधर मौजूद था वो इसको छोड़ के इन तमाम शेल से बाहर चला गया और रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, जबकि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब आके इस पर स्ट्राइक करेगा तो एक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोड्यूस होगा, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है ये आयनाइजेशन का प्रोसेस हो गया और ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकल गया। तो फिर या तो वो एक्साइट कर देगा, अगर तो इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि वो इसको इजेक्ट ही कर सके, तो फिर वो उसको किसी हाई एनर्जी स्टेट में भेज देगा। के से वो एल स्टेट में भी जा सकता है, एम स्टेट में भी जा सकता है, एन स्टेट में भी जा सकता है। और जब ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वो वापस आता है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो जितनी एनर्जी उसने ऑब्जॉर्ब की होती है हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए उतनी ही एनर्जी फिर वो इमिट भी करेगा। ठीक है, यानी अगर उसने शुरू में एक्सरे फोटोन उसके ऊपर फॉल हुआ था और उसने एक्सरे की एनर्जी लेके वो एक्साइट हुआ था, तो डी एक्साइटेशन के दौरान भी वो एक्सरे फोटोन को इमिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैसे होंगी, कैसे आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, ये हम देखेंगे। So the transitions of the electrons in the hydrogen or other light elements result in the emission of the spectral lines in the infrared, visible or ultraviolet region of the electromagnetic spectrum due to the small energy difference in the transition levels। ये आपने कल देखा था कि ये उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है हाइड्रोजन में या अदर लाइट एलिमेंट्स आप ले लें, वो किसकी वजह से, सबसे लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन होता है ना, उसके अलावा दूसरे लाइट एलिमेंट्स में भी आप इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कंसीडर कर सकते हैं, और किसकी वजह से होती है, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आपने ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस कल देखी थी, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पॉइंट सीरीज, ये हमने कहा था। और ये सारी सीरीज जो है आपकी, लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में थी, पास्टन सीरीज जो है वो आपकी इंफ्रारेड रीजन में थी, और आपकी ब्रैकेट और फ्रंट सीरीज जो है ये दोनों फार इंफ्रारेड रीजन में आपने सारी स्टडी की थी। तो ये इनकी वजह से ये जो आप स्पेक्ट्रल सीरीज आपने देखी थी इस लाइटेस्ट एलिमेंट्स में ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस की वजह से इन द ट्रांजिशन लेवल्स, ये आप इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रल सीरीज की वजह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, और दूसरे लाइट एलिमेंट्स में भी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कैसे होती है, तो वो उन स्पेक्ट्रल सीरीज से आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये देखें इन हैवी एटम्स, अगर हम बड़े एटम्स की बात करें, हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट एलिमेंट है ना, उनमें तो हमने कहा कि ये स्पेक्ट्रल सीरीज की वजह से जो कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में आपने देखी थी, उनकी वजह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में स्मॉल एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांजिशन लेवल्स के अंदर।
दो अगर लेवल्स हैं, उन दोनों के दरमियान में आप एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हैवी एटम्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर एज्यूम्ड टू बी अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक शेल्स लेबल्स एज K, L, M, N, O एक्सेट्रा। अगर हम बहुत हैवी एटम किसी की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से लेबल, उनके जो शेल्स होते हैं वो K शेल, L, M, N इस तरह से आपके शेल्स होते हैं। द K शेल बीइंग क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, K शेल जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजेस्ट होता है। द इनर द यानी ग्राउंड स्टेट जिसमें आप इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। द L शेल नेक्स्ट, उसके बाद L शेल होता है एंड सो ऑन, उसके बाद M शेल होता है, N शेल होता है, इस तरह से। ये हम हैवी एटम की बात करें। The inner shell electrons are tightly bound and large amount of energy is required for their displacement from their normal energy levels. आपके जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके इनर शेल में मौजूद होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। और ये हम हैवी एटम्स की बात इसलिए करें, हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक, आपको पता है ना, प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपके बहुत ज़्यादा हैवी एटम्स होते हैं वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके दरमियान में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे टाइटली बाउंड होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नॉर्मल एनर्जी लेवल्स आफ्टर, और उनको हिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एक्साइटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आफ्टर एक्साइटेशन व्हेन एटम रिटर्न्स टू देयर नॉर्मल स्टेट, जब एक्साइट करा के आप K शेल से अपने इलेक्ट्रॉन को L, M और इस तरह आगे ले जाते हैं तो एक्साइटेशन, आफ्टर एक्साइटेशन जब एटम्स अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आते हैं, यानी एटम पहले एक्साइट हुआ था, जब एटम एक्साइट हुआ था तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हुई थी, और जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आते हैं फोटॉन्स ऑफ लार्जर एनर्जी आर इमिटेड। तो जितनी एनर्जी के फोटॉन उसने ऑब्जर्व किए होते हैं उतनी ही लार्ज एनर्जी के फोटॉन्स वो इमिट भी करता है। Thus, transition of inner shell electrons in heavy atoms gives rise to the emission of high energy photons of X-rays. इस तरह से जो ट्रांजिशन होती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की हैवी एटम्स के अंदर, इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब है नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। वो जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, या तो वो आयनाइजेशन कर लेगी या एक्साइटेशन करेंगे या डी एक्साइटेशन करेंगे, ठीक है। तो वो जो इनर शेल ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की हैवी एटम्स में, वो आपको इमिशन ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स या जिनको आप एक्स रेज कहते हैं वो इमिशन आपको करके देंगे। These X-rays consist of series of specific wavelengths और frequencies, इनकी मखसूस wavelengths और frequencies होती हैं and hence are called characteristic X-rays। और इस तरह की X-rays जो inner shell transition से produce हो रही हैं electrons की, उनको आप characteristic X-rays कहते हैं क्योंकि इनकी specific wavelengths और frequencies होती हैं, ठीक है। इसलिए आप इनको characteristic X-rays कहते हैं। The study of the characteristic X-ray spectra has played a very important vital role play करता है in the study of atomic structure and the periodic table of the elements के अंदर इनकी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। किस तरह से अब हम देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंस है characteristic X-rays की। प्रोडक्शन ऑफ X-rays को देखें, ये पूरा इसका सेटअप है। ये जो फिगर 20.7 शोज द अरेंजमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सरेज, इट कंसिस्ट ऑफ द हाई वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड द एक्सरे ट्यूब। इस पूरी ट्यूब को, ये वैक्यूम ट्यूब है यानी ये वैक्यूएटेड है, अंदर इसकी कोई एयर वगैरह मौजूद नहीं है, और ये इसको आप एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन द कैथोड इज, ये है हीटेड कैथोड। हीटेड कैथोड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन के तौर पे काम करता है। ये जब कैथोड है, कैथोड के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो आपने इस फिलामेंट को हीट किया। ये जो हीटेड कैथोड है, हीट कर किस तरह से कर, जरूरी नहीं कि आपने इसको कोई हीट एनर्जी सप्लाई करके हीट किया, आप उसे इलेक्ट्रिक करंट देके, ये जो लो वोल्टेज है यहाँ से भी आप इसको हीट कर सकते हैं ना, ठीक है। लो वोल्टेज देके, या ये देखें जिस तरह से ये हाई वोल्टेज सप्लाई करें इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको वोल्टेज सप्लाई करके भी इसको हीटेड कैथोड बना सकते हैं। और जैसे ये हीटेड कैथोड बनता है, इसमें से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि उसके पास एक्सेस में मौजूद होते हैं, वो इमिट कर देता है, इजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो व्हेन द कैथोड इज हीटेड बाय द फिलामेंट एफ, इट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा और ये इस एनोड की तरफ जाएगा। एनोड जो है वो आपका क्या है, टंगस्टन डिस्क है, ठीक है। और एनोड जो है वो पॉजिटिव आपका चार्ज होता है ना, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए, वो एनोड पे जाके फॉल किया, ठीक है। और इट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C यानी कैथोड एंड द T यानी टंगस्टन जो कि आपका एनोड है, द काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट। और अब आप देख रहे हैं कि इसमें से ये क्या निकल रहे हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स निकल रहे हैं, जिनको आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नाम दे रहे हैं। तो सिंपली आपने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं फ्रॉम द हीटेड कैथोड एंड दे विल फॉल ऑन द
positive anode which is made up of tungsten disk, and then this tungsten disk which is the anode produce the high energy photons which are known as characteristic x-rays, जिनकी specific wavelength और specific frequency होती है, आपने पढ़ा है। तो इस सिचुएशन में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जिस काइनेटिक एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जिससे वो स्ट्राइक कर रहे हैं टारगेट को, दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी बिटवीन कैथोड एंड ये जो आपका टंगस्टन है एनोड, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? आपका वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, और वर्क डन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए वो हमेशा आपने सबसे पहले चैप्टर में कैलकुलेट किया था कि इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल वी जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। सो द काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आगे प्रोवाइड कर देगा इस टंगस्टन को, जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। एंड सो दिस यू कैन कैलकुलेट दिस के आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा कि किसके इक्वल होता है? वी इंटू ई, वेयर वी इज द, वी क्या चीज़ है आपका? ये जो कैपिटल वी, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको आप डेल्टा वी से भी शो कर सकते हैं और खाली वी से भी शो कर सकते हैं। एंड ई इज द चार्ज। सो जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स के लिए या पोटेंशियल एनर्जी, वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। सो हियर द काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज द वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक्सप्रेशन आपने निकाली। सपोज दैट दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी वी स्ट्राइक अ टारगेट मेड ऑफ टंगस्टन और एनी अदर हैवी एलिमेंट। यानी आप ये सपोज करें कि ये जो आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, वी स्ट्राइक करते हैं किसी टारगेट को और जो कि टंगस्टन का बना हुआ है या किसी और हैवी एलिमेंट का, जो हमने इधर टंगस्टन आपका लिया ना एनोड। तो it is possible that in collision the electrons in the innermost shell such as K और L shell will be knocked out। ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि जो इनर शेल के अंदर अगर इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की जो आके आके फॉल कर रहे हैं इस एनोड के ऊपर, कि वो जब इसके साथ स्ट्राइक करें इस एनोड के साथ तो नॉकआउट कर दें यहाँ से जो आपकी वो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है, बजाय वो उनकी ट्रांजिशन होने के वो उसमें उसके इनर शेल में से के एल और एम एन शेल में से नॉकआउट होके बाहर चले जाए, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बन जाए। ठीक है, बाहर निकल जाए। सपोज दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द के शेल इज रिमूव्ड देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ वैकेंसी और अ होल इन दैट शेल। अब ये सोचें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो उसके के शेल में मौजूद था, जब आपका इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये जो कैथोड से जिस तरह ये फॉल कर रहे हैं, ये जाके इसके साथ स्ट्राइक किया और ये इलेक्ट्रॉन जो कि इसकी ग्राउंड स्टेट में के शेल में मौजूद था, ये नॉकआउट हो गया, बाहर चला गया और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बन गया। जब ये बाहर चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे एक खाली जगह रह गई, फ्री स्पेस, एक होल बन गया। अब ये जो खाली, ये वो आपको प्रोसेस बता रहे हैं ना, तो देन देर जो है वो फ्री वैकेंसी है या होल रह गया इन दैट शेल, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल। और फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे होल रह गया तो यहाँ पे आपको पता है ये एक हैवी, ये हाइड्रोजन एटम तो नहीं है ना, ये एक हैवी एटम है, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो इसकी जगह, इसकी खाली जगह को पूरे करने का कोशिश करेगा। ऐसे ही होगा ना कि जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो आके इसकी फ्री स्पेस को, इसके होल को कवर करेगा। ये इजेक्ट होकर बाहर चला गया और एल शेल का इलेक्ट्रॉन इस के शेल की खाली जगह को पूरी करेगा। तो ये वो बता रहे हैं कि देन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल जम्प्स टू ऑक्यूपाई द होल इन द के शेल। तो वो जो होल होगा के शेल में, उसकी जगह को पूरा करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पूरी करेगा, देयर बाय इमिटिंग द फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ के अल्फा कॉल्ड द के अल्फा एक्स रे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आई। और ये हम बोहर एटॉमिक मॉडल से जो थर्ड पोस्टुलेट था, ये वही फार्मूला है। देन एच एफ के अल्फा शुड बी इक्वल टू ई एल माइनस ई के। ई एल इज द हाई एनर्जी स्टेट, ई के इज द लो एनर्जी स्टेट। तो ये हमने वही थर्ड पोस्टुलेट की बात क्या हुई है, दोबारा देखें। बात ये कर रहे हैं कि जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हीटेड कैथोड से जो निकले हैं, जाके इस टंगस्टन पे या कोई हैवी एलिमेंट आपने आगे रखा है उसके ऊपर फॉल करेंगे। उस हैवी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो उसके के शेल में अगर वो जाके स्ट्राइक करता है ये हैवी जो आपका
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जब ये इससे जाके स्ट्राइक करेगा और इसको इजेक्ट करा देगा, बाहर निकाल देगा इसके के शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो आके इस खाली जगह को, फ्री वैकेंसी जो रह जाएगी के शेल में, उसको पूरी करने की कोशिश करेगा और इसको कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। नाउ द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल इनटू के शेल विल अकर। तो एल से के में जो ट्रांजिशन होगी उसके नतीजे में हाई एनर्जी फोटोन इमिट होगा, क्योंकि जब भी डी एक्साइटेशन हुई है ना अंदर, जब डी एक्साइटेशन होगी एल से के में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक हाई एनर्जी फोटोन निकला। उस एनर्जी वो जो फोटोन जो निकला है वो आपका आप उसको के अल्फ़ा के साथ भी शो कर सकते हैं, और उसकी जो एनर्जी है वो आपने यहाँ पे निकाली हुई है, ये देखें, ये मैं यहाँ से लिख रही हूँ एच एफ के अल्फ़ा, ठीक है। इसको आप के अल्फ़ा एक्सरे भी कहते हैं, और इसकी एनर्जी होगी एच एफ के अल्फ़ा, ये जस्ट उसका नाम रखा है। तो ये जो एनर्जी जो फोटोन ये इमिट कर रहा है ये एच एफ के अल्फ़ा है, इसको आप के अल्फ़ा एक्सरे भी कहते हैं। एक ख़ास एक्सरे है जिसको आप इसको क्या नाम दे रहे हैं, के अल्फ़ा एक्सरे, क्योंकि के शेल में से इलेक्ट्रॉन निकला था ना बाहर, जिसकी खाली जगह पूरी करने के लिए एल का इलेक्ट्रॉन आया और फिर उसने एक फोटोन इमिट किया विच इज़ नोन एज एच, जिसकी एनर्जी एच एफ के अल्फ़ा है, इसलिए आप इसे के अल्फ़ा एक्सरे भी कहते हैं। तो ये ख़ास एक्सरे जो है इस टाइम पे ये प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी तरह से और ये जो आप एनर्जी है इसकी एच एफ के अल्फ़ा, ये एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी कि ई एल माइनस ई के, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट आपकी ई एल है, लो एनर्जी स्टेट जो है वो ई के, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो इस एच एफ के अल्फ़ा के इक्वल है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम शेल माइट ऑल्सो जम्प टू ऑक्यूपाई द होल इन द के शेल। अब ये ज़रूरी नहीं था कि एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने आके ही के शेल की खाली जगह को पूरा करना था, ये भी हो सकता था कि एम शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो इनर शेल ट्रांजिशन कर देता और आके के शेल की खाली जगह को पूरी कर देता। अब अगर ये भी इनर शेल ट्रांजिशन, अगर एम से इलेक्ट्रॉन आके के की खाली जगह को पूरा करेगा, तो वो भी एक ख़ास करेक्टरिस्टिक उसको कहेंगे के बीटा एक्सरे। तो उसके नतीजे में जो एक्सरे इमिट होगी उसे आप के बीटा एक्सरे, जैसे इसको के अल्फ़ा एक्सरे कहते हैं, उसको आप के बीटा एक्सरे भी कह सकते हैं। और उस के बीटा एक्सरे की भी एनर्जी डिफरेंस इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि एच एफ के बीटा जो है वो इक्वल होगी, अब जो ट्रांजिशन हुई है, जो डी एक्साइटेशन हुई है वो कहाँ से कहाँ हुई है, ई एम माइनस ई के, यानी ई के में ही आ रहा है, यानी इन के स्टेट में ही आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन अब वो एल से जब के में आ रहा था तो उस वक्त के अल्फा एक्सरे इमिट हुई थी। जब एम से के में आएगा तो फिर उससे के बीटा एक्सरे इमिट हुई है। सो एच एफ के बीटा इज इक्वल टू ई एम हाई एनर्जी स्टेट माइनस ई के जो है वो उसकी लो एनर्जी स्टेट है। दीज फोटॉन्स गिव राइज टू द के बीटा एक्सरे एंड सो ऑन। और इस तरह से किसी भी तरह से ट्रांजिशन, आप ये देखें, ये वाली ये सिचुएशन कह रहे हैं, हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो खाली जगह बनी थी जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक किया था इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो के शेल में था और इसको इजेक्ट करा दिया था, तो इसकी खाली जगह को, वैकेंसी को, होल को एल का इलेक्ट्रॉन भी फिलअप कर सकता था। और उस वक्त जो इमिट हुई थी फोटोन ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन वो आपका के अल्फ़ा एक्सरे था विद एनर्जी एच एफ के अल्फ़ा। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि एल का इलेक्ट्रॉन ही उसकी खाली जगह पूरा करता, एम का इलेक्ट्रॉन भी उस के की खाली जगह को, वैकेंसी को पूरा कर सकता था। और उस वक्त जो फोटोन इमिट होना था ऐसे, उसको हम कहते, उसकी एनर्जी होती एच एफ के बीटा, और उसे आप के बीटा एक्सरे भी कहते। एंड सो ऑन का मतलब है कि एम की बजाय एन से अगर इलेक्ट्रॉन आता, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स है ना, तो किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है टू द लो एनर्जी स्टेट, यानी डी एक्साइटेशन करता है, और लो एनर्जी स्टेट की खाली जगह को, वैकेंसी को, वो जो क्रिएट हुई थी इस इंसिडेंट हाई एनर्जी फोटोन की वजह से, उस वैकेंसी को फिलअप करने की कोशिश करता है, तो फिर उसके नतीजे में कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट होगी। अगर एल से के में आने से इमिट होगी तो वो आप उसको के अल्फा एक्सरे कहते हैं। इसी तरह जब एम से के में आई है तो उसकी वजह से जो एक्सरे इमिट होगी वो के बीटा एक्सरे होगी। इसी तरह जब एन से के में आती तो उसे आप के गैमा एक्सरे भी कह सकते थे, एंड अप टू सो ऑन। तो खाली जगह को कोई भी हायर एनर्जी स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप कर सकता है। लो एनर्जी यानी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी लो एनर्जी स्टेट की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, तो उसके नतीजे में लो एनर्जी स्टेट कौन सी थी, ग्राउंड स्टेट, तो उस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को फिलअप करने के लिए जब भी कोई हाई एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके नतीजे में जब डी एक्साइटेशन जब भी होगी तो एक खास किस्म की एक्सरे इमिट होगी। वो के अल्फा एक्सरे भी हो सकती है, वो के बीटा एक्सरे भी हो सकती है, वो के गैमा एक्सरे भी हो सकती है। अप टू सो ऑन डिपेंड करता है कि कितनी हाई एनर्जी स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है टू ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को पूरा करने के लिए।
ठीक है, उसकी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। तो जितना ऊपर से नीचे आएगा उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की एक्सरे इमिट करेगा, जितना ज़्यादा ऊपर से नीचे डी एक्साइटेशन करके आएगा उतनी ही ज़्यादा हाई एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को इमिट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से उसका फार्मूला जो है, डिफरेंस इन द एनर्जी स्टेट्स जो है वो इस तरह से इक्वल होगा एच एफ के अल्फा के, या तो इक्वल होगा जब वो एल से के में आएगा, या एच एफ के बीटा के इक्वल होगा जब वो एम से के में आएगा। ठीक है, द फोटॉन्स इमिटेड इन सच ट्रांजिशंस दैट इज इनर्शियल, इस तरह की जो इनर्शियल ट्रांजिशंस के नतीजे में ये जो एक्सरे फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इनको हम मखसूस एक्सरेज कहते हैं, क्योंकि इन सब की एनर्जीज एक जैसी नहीं होंगी ना। मैंने आपको कहा कि जब वो एल से के में आ रहा है तो उस वक्त जो एक एक्सरे इमिट हुआ है उसकी एनर्जी, और जब वो एम से के में आ रहा है उस वक्त जो एक एक्सरे इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी दोनों मखसूस होंगी, यानी दोनों की अपनी वैल्यूज होंगी। इसलिए क्योंकि जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ट्रांजिशन करके फोटोन को इमिट करेगा उतना ज़्यादा हाई एनर्जी एक्सरे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट होगा। तो उन तमाम एक्सरेज की एनर्जी और उन तमाम एक्सरेज की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो एक जैसी नहीं होंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी। ठीक है, बिकॉज द एनर्जीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द टारगेट मटेरियल, और इस पर भी डिपेंड कर रहा है, एक तो जितना ऊपर से नीचे आ रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि जितना हाई एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर से आ रहा है ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की जगह को फिलअप करने के लिए उस पर भी, और साथ टाइप ऑफ द टारगेट मटेरियल पे भी डिपेंड करा। आपने टंगस्टन टारगेट लिया था ना एनोड, उसके अलावा अगर आप कोई भी हैवी एलिमेंट का एनोड कंसीडर आगे कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी उन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की एनर्जीज क्या होंगी। ठीक है, the holes created in the L and M shells are occupied by the transition of the electrons from the higher states, creating more X-rays। और फिर आप देखें कि L और M वालों ने तो आके जगह फिलअप कर दी ना K की, L का आ गया या K का, या आपका M का आ गया K की जगह पूरी करने के लिए, K के खाली जगह को वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, लेकिन फिर उनकी वैकेंसी को भी तो फिलअप किसी ने करना है ना। तो उनकी वैकेंसी को उनके हाई एनर्जी स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये जब वो आएंगे डी एक्साइट होके, जैसे अगर एल से के में चला गया, के की खाली जगह को पूरा करने के लिए एल का इलेक्ट्रॉन ने डी एक्साइटेशन की और एच एफ के अल्फा या के अल्फा एक्सरे इमिट की, तो इसी तरह इस एल में जो खाली जगह बनी है इसको फिलअप करने के लिए भी इसकी हाई एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन आएगा और इसकी खाली जगह को फिलअप करेगा, और उसके नतीजे में भी खास किस्म की, उस डी एक्साइटेशन के नतीजे में भी खास किस्म की एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, उनको भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ही कहेंगे। ठीक है, तो वो जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं एल और एम में शेल्स में, वो भी ऑक्यूपाइड होंगे ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट्स, क्रिएटिंग मोर एक्सरेज। इस तरह से बहुत और ज़्यादा एक्सरेज जो है वो क्रिएट होंगी, लेकिन उन तमाम एक्सरेज की एनर्जीज एक जैसी नहीं होंगी, थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितनी हाई से लो, जितनी ज़्यादा हाई से लो एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी का एक्सरे फोटोन इमिट होगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अपीयर एज डिस्क्रीट लाइंस ऑन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से आप ये देखें, ये इसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि अगर आप ये आपकी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपकी लैम्डा मिनिमम है ना 0. वेवलेंथ जो है इस पॉइंट पे वो मिनिमम है 0.04। ठीक है, और ये इस तरह से आप उसकी देख सकते हो, उसकी इंटेंसिटी बीच में इंक्रीज कर रही है कि वेवलेंथ के साथ, कि इंटेंसिटी की पीक्स वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अपीयर होती हैं एज डिस्क्रीट लाइंस ऑन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, डिस्क्रीट लाइंस के तौर पे, या आप उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी के ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, कि वेवलेंथ जो है वो बहुत लो है, ये पूरी एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। सो 0.04 से लेके 0.12 के अंदर, नैनोमीटर के अंदर आप उसको स्टडी कर सकते हैं, और उसमें उसकी इंटेंसिटी की पीक्स आ रही हैं। ये जो उसकी इंटेंसिटी की पीक्स आ रही हैं वो यही शो कर रही हैं कि वो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं वो तमाम एक इंटेंसिटी की नहीं होंगी, वो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की हो सकती हैं। जितनी ऊपर से लोअर, वो जो लो एनर्जी स्टेट में वो आएगी तो वो मखसूस एनर्जी की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को इमिट करेंगी ना, और उनकी इंटेंसिटीज़ को भी, इंटेंसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी जितनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में आएगा। साथ ही वो टारगेट मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि जो सामने जो टारगेट मटेरियल है वो टंगस्टन है या कोई और हैवी एलिमेंट आप ले सकते हैं एज एन एनोड, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी हाई एनर्जी का, हाई इंटेंसिटी का एक्सरे जो है वो इमिट होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आज का टॉपिक है। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में हम कल देखेंगे, और फिर हम इनके सिग्निफिकेंसेस पढ़ेंगे कि क्या एक्सरेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या सिग्निफिकेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो आज हमने जो पढ़ी हैं वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात की है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमने कहा कि इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं,
और साथ ही डिपेंड करती हैं जो सामने टंगस्टन फिलामेंट, जो टंगस्टन आप एलिमेंट ले रहे हैं एनोड के तौर पे, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही हैं कि आप एनोड के तौर पे कौन सा मटेरियल, उसका हैवी मटेरियल उसके आगे यूज़ करें। तो वो जो इनर शेल ट्रांजिशन, उनसे आपके मखसूस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, और वो उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस एनर्जी डिफरेंस के फार्मूला से, जो कि आपको बोहर का थर्ड पोस्टुलेट जो है वो ये था। तो इस फार्मूला से आप उसकी एनर्जी डिफरेंस निकाल के दो स्टेट्स का आप उसकी एनर्जी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आपने उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी की पीक्स भी देखी कि इंटेंसिटी की पीक्स उसकी वेरी कर रही हैं, डिफरेंट हैं पीक्स फॉर द सर्टन वेवलेंथ्स। लो वेवलेंथ्स के लिए हम उनको देख सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी पीक्स जो हैं वो अलग शो करती हैं। डिपेंड करता है कि कितनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है और एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे। और आप आज हमने जितनी बातें पढ़ी हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो आज के लेक्चर में, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.